सैयारा का टाइटल ट्रैक बनाते समय डिप्रेशन में थे तनिष्क बागची। सड़क हादसे में असम की फिल्म स्टार नंदिनी कश्यप गिरफ्तार। सलमान की फिल्म सिकंदर की नाकामी पर निर्देशक AR मुर्गदौस ने तोड़ी चुप्पी। डब्बू मलिक ने बताया क्यों अमाल मलिक हुए थे डिप्रेशन का शिकार। और टीवी स्टार हेली शाह ने खोला बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का कच्चा चिट्ठा। दोस्तों, इसके अलावा खबरें और भी बहुत कुछ हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। चलिए अब यही खबरें और बाकी की बची खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा के गाने, खासकर टाइटल ट्रैक, कई म्यूजिक चार्ट्स में छाया हुआ है। टाइटल ट्रैक को बनाने वाले म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची ने इस गाने को बनाने के पीछे की कहानी बताई है। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने सैयारा के गाने को प्रोडक्ट ऑफ पेन बताया, यानी दर्द से निकला प्रोडक्ट। तनिष्क से जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या सबसे अच्छा गाना या म्यूजिक दर्द से बाहर आता है, जवाब में वो इस पर हामी भरते हैं। फिर तनिष्क बताते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, जब सैयारा बन रहा था तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। मैं रोज़ाना दवाई ले रहा हूँ, सो नहीं पा रहा था। सफलता तो थी लेकिन फिर भी एक खालीपन था जिसे मैं समझ नहीं पाया। मेरे पास घर था, करियर था, सब कुछ था, लेकिन उदासी भी थी। असलान निजामी फैमिली इशू से होकर गुजर रहे थे। फ़हीम अब्दुल्ला का एग्ज़ाम था और मोहित सूरी और ये सब खुलकर बात किया करते थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने अंदर का भारीपन एक दूसरे के साथ शेयर किया। सैयारा में शामिल हुए हर कलाकार ने इसमें अपना दर्द डाला। मुझे लगता है यही वजह है कि इसका असर इतना गहरा है। मैं रोज दवाई ले रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जब सैयारा हो रहा था ना, मैं इतना डिप्रेशन में था। अच्छा। मतलब मैं रोज दवाई ले रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, अभी सक्सेस है, सब है, बट आदमी अंदर से जो है ना, उसको कैसे कंट्रोल करे। बराबर। अभी पेन किस चीज का है खुद ही पता नहीं, सब कुछ तो है। हर बंदा ना वो मोमेंट में ऐसा ही था। फहीम के साथ बात होता रहता था क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा था। अरसलान दुखी रहता था क्योंकि उसके घर पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो एवरीवेयर देयर वाज पेन, दर्द, और उसमें हम लोग गाना कर रहे थे। इंटरव्यू में जब आगे तनिष्क से पूछा गया कि आपने तो इतने सारे अच्छे गाने बनाए हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो ऑडियंस को ये गाना इतना पसंद आया, इस पर वो कहते हैं, हमने कभी हिट फिल्म बनाने का लक्ष्य नहीं रखा था। हम बस यही चाहते थे कि फिल्म रियल, सिंपल और ईमानदार हो, कोई ड्रामा ना हो, कोई बनावट ना हो। जब ये बना तो मैंने इसे लूप पर सुना और पहली बार मेरे अपने गाने ने मुझे ठीक करना शुरू कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह गाना दूसरों को भी ठीक कर देगा। गुवाहाटी पुलिस ने बुधवार को असम की एक्ट्रेस नंदिनी कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक 21 साल के छात्र की मौत वाले हिट एंड रन मामले में गाड़ी चलाने का आरोप है। यह हादसा 25 जुलाई की रात करीब 3 बजे गुवाहाटी के दक्षिण गांव इलाके में हुआ था। मृतक की पहचान नलबाड़ी पॉलिटेक्निक के छात्र समीउल हक के रूप में हुई थी। घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि छात्र घर लौट रहा था, तभी एक बलेरो SUV ने उसे टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी एक्ट्रेस चला रही थी। टक्कर के बाद वो रुकी नहीं और मौके से भाग गईं। समीउल के दोस्तों ने उस SUV का पीछा किया और उसे काहिली पाड़ा के एक अपार्टमेंट में ट्रैक किया। नंदिनी कश्यप गुवाहाटी की रहने वाली हैं और उन्होंने 2021 में मेघालय यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। हादसे के बाद छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और फाइनली इस एक्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक छात्र के परिवार ने कहा कि समीउल को सिर पर गंभीर चोटें आई थीं, दोनों पैरों में कई फ्रैक्चर हुए थे। ये भी बताया गया कि उसके हाथ और जांघ की हड्डियां भी टूट गई थीं। उसके परिवार के लोगों का दावा है कि उस एक्ट्रेस ने इलाज का खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन फिर कभी कोई संपर्क किया ही नहीं। ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। फिल्म के डायरेक्टर AR मुर्गदौस ने रिलीज के 4 महीने बाद इस पर चुप्पी तोड़ी है। अपनी अगली तमिल फिल्म मदरासी के प्रमोशन के दौरान फिल्म मेकर ने सिकंदर की असफलता के बारे में बात की और इसके पीछे हिंदी समझने में अपनी असमर्थता को ही जिम्मेदार ठहराया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक डायरेक्टर AR मुर्गदौस ने कहा है कि जब वो हिंदी फिल्म में काम करते हैं तो भाषा की वजह से खुद बहुत ही अपंग महसूस करते हैं। वो कहते हैं, अपनी मातृभाषा तमिल में काम करना मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ क्या काम करता है, यानी इस लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। सोशल मीडिया पर
ट्रेंडिंग कैप्शन और डायलॉग का इस्तेमाल करके युवा ऑडियंस को काफ़ी लुभाया जा सकता है, लेकिन मैं दुर्भाग्य से इसे बाकी की भाषाओं खासकर हिंदी में नहीं कर सकता। वहाँ फिल्म की सफलता के लिए मैं सिर्फ स्क्रीन प्ले पर ही निर्भर रह सकता हूँ। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी फिल्म सिकंदर ने बॉक्स ऑफिस पर 177 करोड़ रुपए की कमाई की थी, यानी तकरीबन 23 करोड़ का नुकसान उठाया था। वो आगे कहते हैं कि एक बार के लिए मैं तेलुगु फिल्में ले सकता हूं, लेकिन हिंदी हमारे लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूं तो वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं कि सीन में क्या हो रहा होगा, लेकिन मैं उसमें बारीकी से समझ नहीं पाता। जब आप किसी अनजान भाषा और जगह पर फिल्म बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अपंग हैं, ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ ही नहीं है। मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि हमारी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहाँ और किस संस्कृति से आते हैं। गौरतलब है कि सिकंदर AR मुरुगदौस की पहली हिंदी फिल्म नहीं थी। उन्होंने इससे पहले 2014 में अक्षय कुमार की फिल्म हॉलिडे अ सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी बनाई थी। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 180 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वहीं साल 2008 में उन्होंने फिल्म गजनी से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। आमिर खान स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में कमाल कर दिया था। उस जमाने में 52 करोड़ रुपए की लागत से बनी उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 200 करोड़ रुपए कमाए थे। आपको बता दें कि गजनी AR मुरुगदौस की तमिल फिल्म गजनी और हॉलिडे उनकी तमिल फिल्म थुप्पक्की की हिंदी रीमेक थी। म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक ने हाल ही में अपने बेटे अमाल मलिक के डिप्रेशन और पारिवारिक तनाव को लेकर बात की है। अमाल ने मार्च 2025 में डिप्रेशन में होने की बात कही थी। अब दैनिक भास्कर के साथ एक बातचीत में उनके पिता डब्बू मलिक ने इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। गया और मैंने उससे बाकायदा ये कहा कि शायद मुझसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई, मैंने कुछ ऐसा नज़रअंदाज कर दिया तुझे और कोई एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर जो हो सकता है। बिकॉज एक माँ बाप से ये भी गलती हो सकती है कि आप एक ही बच्चे पे फोकस करते हैं या एक ही आदमी पर आप तवज्जो देते हैं, समझते हैं कि कि हमारा टॉर्च बेरर है। तो कभी कभी शायद पर्सनल इमोशनल लेवल पे हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। डब्बू मलिक ने माना कि वो अमाल की फीलिंग्स को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर कहा, मैंने तो स्वीकार किया, मैं तो अमाल के पास गया और मैंने उससे बाकायदा ये कहा कि शायद मुझसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई, मैंने तुझे नज़रअंदाज कर दिया और कोई एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर जो हो सकता है, क्योंकि माँ बाप से भी गलतियाँ हो जाती हैं कि वो एक ही बच्चे पर ज़्यादा फोकस करते हैं या एक ही आदमी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, समझते हैं कि वो हमारा टॉर्च बेयरर है। तो कभी कभी शायद पर्सनल और इमोशनल लेवल पर हमसे ये गलतियाँ हो जाती हैं। डब्बू ने बहुत खुलकर इस बारे में बात की है। डब्बू ने यह भी कहा कि कभी कभी माता पिता सोचते हैं कि बड़ा बच्चा खुद समझ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्होंने कहा कि अमाल को जब ये बात समझ में आई, जब मैंने बोला कि भाई मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी पिता बनने के लायक अभी तक नहीं बना था, मैं भी सीख रहा था, जब तू बड़ा हो रहा था और तू 34 साल का है अभी, तो 30 साल पहले मैं भी एक पिता बनने के योग्य नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि उस प्रोसेस को किस तरह से किया जाता है, मैं नहीं समझ पा रहा था, तो बेटा तेरे को मैं कैसे संभालता या तेरे को कैसे समझता। डब्बू मलिक ने माना कि जब माता पिता खुद अपनी गलतियां स्वीकारते हैं तो बच्चों को संतोष मिलता है। बात अमल को तब समझ आई जब मैंने बोला कि मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी पिता बनने के लिए लायक अभी तक बना नहीं था, मैं भी सीख रहा था। जब तू बड़ा हो रहा था और तू 34 की एज का है अभी, तो 30 साल पहले मैं भी एक पिता बनने के योग्य था कि नहीं था, मुझे भी नहीं पता। क्या मैं पिता के वो रूप को सही तरीके से संभाल पा रहा था? तो उस प्रोसेस को जब मैं ही नहीं समझ पा रहा था, तो बेटा तेरे को कैसे संभाल। ख़ास बात यह है कि डब्बू मलिक ने अपने बेटे के इस डिप्रेशन पर बहुत खुलकर बात की है, अपनी गलतियों को स्वीकारा है और कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं इस खबर को सुनने और देखने वाले, उनको ये मैसेज दिया है कि अगर आपके घर में कभी ऐसी स्थिति हो तो खुद एक लिस्ट बनाइए। उन्होंने कहा है हमने एक लिस्ट बनाई अपनी चीज़ों को कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोग चेकलिस्ट करते रहे। मैं 14-15 दिन अपने बेटे के साथ था और मैं डर कर या दब कर चुप नहीं था, बल्कि सब सुन रहा था और चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा था। डब्बू ने यह भी कहा कि अमाल की भावनाएं बाहर निकालना अच्छी बात रही, उसका गुस्सा बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था और अच्छा हुआ। अगर ये घर में होता तो बस बातें होती रहती और मामला सालों तक दबा रह जाता। अच्छा हुआ कि ये बातें निकल कर बाहर आईं, उसने अपना दर्द खुलकर कहा। डब्बू मलिक म्यूज़िक डायरेक्टर अनु मलिक और अबू मलिक के भाई हैं, आप जानते ही हैं। डब्बू मलिक ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि इस पूरे किस्से के बाद मैं सोशल मीडिया स्टार बन गया हूँ, मुझे तो कोई जानता नहीं था। लोग अब कहने लगे कि भाई अमाल मलिक का फ़ादर डब्बू मलिक कौन है।
एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की वाइफ सुप्रिया मेनन बता रही हैं कि उन्हें पिछले 7 सालों से ऑनलाइन हैरेस किया जा रहा है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में दी है। साथ ही सुप्रिया ने उस ट्रोलर को खूब फटकारा भी है। दरअसल सुप्रिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस महिला का नाम लिया जो कथित तौर पर उन्हें सालों से ट्रोल कर रही थी। स्टोरी में वो लिखती हैं, क्रिस्टीना एल्डो से मिलिए। ये ज़्यादातर अकाउंट्स पर भद्दे कमेंट्स करती हैं जो मेरे बारे में कुछ पोस्ट करते हैं। ये लगातार फर्जी अकाउंट बनाकर पोस्ट करती रहती थी और मैं उसे ब्लॉक करती रहती थी। मुझे कई साल पहले पता चला कि वो कौन है, लेकिन मैंने रहने दिया क्योंकि उसका एक छोटा बेटा है। यहाँ तक कि उसने जो फिल्टर लगाया है वो भी उसके अंदर की कुरूपता को नहीं छिपा पा रहा है जो वो मुझ पर 2018 से उगल रही है। ई टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सुप्रिया को परेशान करने वाली क्रिस्टीना एल्डो उर्फ क्रिस्टीना बाबू कुरियन एक मलयाली नर्स हैं जो अमेरिका में रहती हैं। सुप्रिया को इस महिला ट्रोल के बारे में सार्वजनिक रूप से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसने उनके दिवंगत पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। साल 2023 में सुप्रिया ने अपने परिवार पर टिप्पणी के बाद कानूनी कार्रवाई करने का संकेत दिया था। बहरहाल सुप्रिया की पहचान अब एक फिल्म प्रोड्यूसर की है। आपको बता दें कि पृथ्वीराज सुकुमारन से शादी करने से पहले सुप्रिया एक जर्नलिस्ट थी। दोनों ने कुछ सालों तक डेटिंग की, उसके बाद 2011 में शादी कर ली। साल 2014 में उनकी बेटी अलंकृता का जन्म हुआ। शादी के बाद सुप्रिया ने जॉब छोड़ दी और अब वो पृथ्वीराज प्रोडक्शंस की हेड हैं। वहीं एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के वर्कफ्रेंड की बात करें तो आपने उन्हें हाल ही में जियो हॉटस्टार पर जो फिल्म आई है सरजमी, जिसमें वो इब्राहिम अली के पापा और काजोल के पति बने हैं, उसमें आपने उन्हें देखा है। बात करते हैं फरहान अख्तर की। फरहान अख्तर फिल्म 120 बहादुर के साथ बड़े पर्दे पर फिर से वापस आ रहे हैं। इस फिल्म में वो ये जो मेजर शैतान सिंह भाटी हैं उनका रोल करने वाले हैं। इस फिल्म में भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे वीर युद्धों में से एक को दिखाया जाना है। कहा जा रहा है कि फिल्म का टीज़र वॉर 2 के साथ अटैच होगा और अगस्त के पहले हफ्ते में ऑफिशियली रिलीज़ किया जाएगा। मेजर शैतान सिंह भाटी की ज़िंदगी से जुड़ी फिल्म 120 बहादुर, ये 1962 की रेजांगला की लड़ाई की उस खास बहादुरी की कहानी है जब 120 भारतीय जवानों ने हज़ारों दुश्मनों का सामना करते हुए लद्दाख की रक्षा की थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हिम्मत और कुर्बानी की हर हद पार कर दी गई। इस सच्ची कहानी को ईमानदारी से दिखाने के लिए मेकर्स ने तमाम कोशिशें की हैं। उन्होंने इसके लिए खास सेट तैयार किया है, साथ ही फिल्म को रियल लोकेशन पर शूट किया गया है। फिल्म से जुड़ी 5 ज़बरदस्त बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिल्म की टीम ने लद्दाख में कड़ाके की ठंड में और बहुत ऊंचाई पर, करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर, ऐसी जगह पर शूट किया है जहां तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। कम ऑक्सीजन और मुश्किल हालातों के बावजूद युद्ध के सीन को बिल्कुल असली जैसा दिखाने के लिए पूरी मेहनत की गई है। फिल्म 120 बहादुर की एक्शन टीम वही है जिसने ऑस्कर जीतने वाली फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट पर भी काम किया था। शूटिंग के दौरान सेट पर एक साथ 600 से ज़्यादा लोग मौजूद होते थे जो बड़े और धमाकेदार सीन्स को संभाल रहे थे। कहानी को सच्चे तरीके से दिखाने के लिए फिल्म की शूटिंग लद्दाख, राजस्थान और मुंबई में की गई है। इन जगहों ने मिशन की मुश्किल हालातों, भावनाओं और अलग अलग माहौल को अच्छी तरह से दिखाया है। इस फिल्म के शूट के दौरान स्नो बिजनेस टीम से भी हाथ मिलाया गया है। फिल्म में बर्फ़ से ढके इलाकों में जंग के सीन दिखाने के लिए मेकर्स ने ब्रिटेन की मशहूर कंपनी स्नो बिजनेस के साथ काम किया है। ये वही टीम है जो ग्लैडिएटर जैसी बड़ी फिल्मों पर भी काम कर चुकी है। बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस हेली शाह की, जिन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में उनका जो अनुभव रहा है, कड़वा अनुभव, उसके बारे में खुलकर बात की है। फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये घटना उनके करियर के पहले 2-3 सालों में हुई थी। वो अपनी मां के साथ मुंबई के फिल्म सिटी में एक ऑडिशन देने गई थी। हेली ने शो का नाम तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि वो उस समय काफ़ी पॉपुलर था। टीवी के अलावा हेली ने मशहूर वेब सीरीज़ गुल्लक में भी काम किया है। तो इस बारे में बताते हुए हेली कहती हैं, हम ऑडिशन देने गए, इसके बाद वो लोग मेरी माँ के सामने ही मुझसे इशारों में पैसे की बात करने लगे। ये पूरी तरह से कास्टिंग काउच नहीं था, लेकिन काफ़ी अजीब और डराने वाला था और मैं इसे किसी से बताना भी नहीं चाहती। हेली ने कहा कि अगर वो सीधा बोलते कि एजेंसी फीस के तौर पर 10% लेंगे तो हम दे भी देते, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात की और जैसी हरकतें की वो बहुत अजीब था। वो आदमी खुद भी डाउटफुल लग रहा था। शायद मेरी माँ साथ थी इसलिए उसने लिमिट में रहकर बात की, लेकिन अगर मैं अकेली होती तो वो कुछ भी कर सकता था। मुझे नहीं पता, हम जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं कांप रही थी, तब इंडस्ट्री में नई थी और समझ भी नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। हेली शाह स्वरागनी में स्वरा बोस माहेश्वरी और देवांशी में देवांशी बख्शी के किरदार के लिए जानी जाती हैं। हेली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2010 में जिंदगी का हर रंग गुलाल से की थी। वो इश्क में मरजावा 2, लाल इश्क, सूफियाना प्यार मेरा, दिया और बाती हम और स्वरागनी जैसे शो में काम कर चुकी हैं। शायद मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, इसीलिए उसने थोड़ी सी तमीज़ में बात की। अगर मैं अकेले गई होती तो
वो कुछ और भी कर सकता था, आई डोंट नो। रोमन शॉल की बात करते हैं, जो कुछ समय पहले तक सुष्मिता सेन के काफ़ी करीब थे। उन्होंने एक पोस्ट लिखा था असल में, और उस पोस्ट पर अब अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। रोमन ने एक पोस्ट जब लिखा जिसमें उन्होंने सुष्मिता की तारीफ़ की थी, उस पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। आप जानते हैं कि रोमन शॉल और सुष्मिता सेन के बीच एक खास रिश्ता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बात खुद रोमन ने अपनी पिछली पोस्ट में लिखी थी। इसमें उन्होंने सुष्मिता सेन के साथ 7 साल की उनकी जो एनिवर्सरी थी 7वें साल की, उस पर एक मैसेज लिखा था और तस्वीर पोस्ट की थी। इसी पोस्ट पर एक लड़की ने उनको ट्रोल किया कि उन्हें मिस यूनिवर्स की छत्रछाया से बाहर निकलना चाहिए, तो रोमन ने इसका जवाब दे दिया है। असल में देविका नरेश कुमार नाम की एक लड़की है, इन्होंने रोमन के पोस्ट पर लिखा था, तुम फ्रेंड जोन कर दिए गए हो, इससे बाहर आओ और अपनी जिम्मेदारी खुद लो। सिर्फ मिस यूनिवर्स की शेडो में रहने के बजाय अकेले तुम ज़्यादा कर सकते हो। रोमन ने दिया शानदार जवाब। जी हाँ, इस पर रोमन ने एक शानदार जवाब दिया है कि किसी बड़ी शख्सियत के साथ जुड़ने से मैं फीका नहीं पड़ जाता। इससे पता चलता है कि मैं कैसे लोगों के साथ चलना पसंद करता हूँ। माई लव गैलेसी किसी पर छाया नहीं बनती, माई लव लेगेसी किसी पर छाया नहीं बनती, वो साथ में चमकती है। ढेर सारा प्यार। रोमन ने लिखा था, जो पोस्ट लिखा था उसमें उन्होंने सोमवार को पोस्ट करते हुए कहा था कि कुछ कहानियाँ अपने टाइटल से आगे बढ़ जाती हैं लेकिन मायने नहीं बदलते। मैंने आपको चेस सिखाया और अब आप मुझे बेदर्दी से इसमें हरा देती हैं। आपने मुझे तैरना सिखाया, पानी से डरने वाली एक सोल को गहराई तक उतारा, इमोशनली भी और असल भी। मैं आपको बेस्ट हेयर कट्स देने का शुक्रिया अदा करना कैसे भूल सकता हूँ। हमने रोल, डर और ताकतों की अदला बदली और शहमात और गहराइयों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाया जो लेवल से परे है। न प्रेमी, न अजनबी, न नाजुक, रेयर। आप कभी मेरा सेफ प्लेस थी और किसी तरह से आज भी हैं। हमारे बीच जो प्यार था उसका मैं आभारी हूँ और शान से हमारी जो दोस्ती बनी रहे उसका भी। तो इसके लिए उस लड़की ने उनको ट्रोल किया था। सुनील शेट्टी के बारे में कहा जाता है कि वो अक्षय कुमार से खास कर बड़ा इमोशनली अटैच हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि अक्षय के साथ उनका इतना करीबी रिश्ता कैसे है। सुनील शेट्टी कहते हैं कि अक्षय कुमार के साथ जो मेरा रिश्ता है वो मुझे याद दिलाता है मेरे कज़न उल्लास के साथ जो मेरा रिश्ता था। और जब भी मैं अक्षय को देखता हूँ मुझे मेरे कज़न उल्लास की याद आ जाती है। और असल में ये उस वक्त की बात है जब सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त ये अपने कज़न उल्लास के बेहद करीब थे और उल्लास ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सुनील शेट्टी का बॉलीवुड करियर शुरू करने में। लेकिन ये जो उल्लास थे उनके कज़न, ये बहुत कम उम्र में कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। तो जब भी वो अक्षय को देखते हैं तो उन्हें उल्लास की याद आती है और यही वजह है कि अक्षय के साथ सुनील शेट्टी की बॉन्डिंग काफ़ी पक्की रही है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।